गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज मैं आपको फिर प्रतिभाशाली बच्चों के बाद मैं आपको मंदबुद्धि बालकों के बारे में बता रही हूँ। बच्चों, मैंने प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बताया था कि वो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, प्रतिभा कैसे होती है, कितने कितने आईक्यू को हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों में देखते हैं, और या फिर ऐसे कहें कि प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू कितनी होती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा या औसत बच्चों की अपेक्षा। तो हमने प्रीवियस क्लास में इसको देखा है। अब हम देखते हैं कि मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं। ये कौन से बच्चे होते हैं जिनको हम लोग मंदबुद्धि कहते हैं या मेंटल रिटार्डेड कहते हैं, इस तरह ये बच्चे कहते हैं। तो क्या हमको ऐसा लगता है कि किस टाइप के बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू क्या होता है, कि वो बच्चे, उन बच्चों को हम लोग मानसिक रूप से मंदित बच्चे कहते हैं या मेंटल रिटार्डेड बच्चे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्य तौर पे ये मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है, औसत बच्चों से काफी कम होता है। क्योंकि औसत बच्चों का आईक्यू क्या होता है, 90 से लेकर के 110 होता है। तो और ये 90 से 110 जिन बच्चों का आईक्यू होता है वो बच्चे सामान्य बच्चों में या औसत बच्चों में गिनती उनकी होती है। अब देखते हैं लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से जो मंदित बच्चे होते हैं या मेंटल रिटार्डेड होते हैं, उनकी आईक्यू क्या होती है, 70 से नीचे होती है। 70 से नीचे जिनकी बुद्धि होती है वो क्या होती है, वो मानसिक रूप से मंदित होते हैं। लेकिन 90 से जिनके नीचे होती है, 90 से 70 के बीच जिनका होता है, उनको हम मानसिक नहीं बोलते हैं। वो थोड़े कमजोर जरूर होते हैं, लेकिन उनको मेंटल रिटार्डेड हम लोग नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते हैं कि उनको यदि कुछ रिवीजन कराया जाए या फिर उनको बार बार बताया जाए तो उस लेवल को वो प्राप्त कर सकते हैं, जो औसत बच्चों का लेवल होता है उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मानसिक रूप से मंदित बच्चा किसको कहते हैं, मानसिक मंदबुद्धि बच्चा किसे कहते हैं। तो मंदबुद्धि बच्चों का आईक्यू औसत बच्चों के आईक्यू से कम होता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने भी, मेंटल हेल्थ वाले, ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने भी इसको प्रूव किया है कि मानसिक रूप से मंदित वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू, जिनकी मानसिक क्षमता औसत या सामान्य बच्चों की मानसिक विकास की क्षमता से कम होती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानसिक रूप से मंदित बच्चा कहते हैं या मंदबुद्धि बच्चा कहते हैं या फिर मेंटल रिटार्डेड बच्चा कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि या कैसे हम पहचानेंगे कि मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं या मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं। तो इनके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग देखकर या समझकर उसको परख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनकी विशेषता क्या होती है। अब आए हम देखते हैं कि मंदबुद्धि बच्चों की विशेषता क्या होती है। मानसिक सीलगुण, मतलब कि न्यून मानसिक सीलगुण, उनका जो मानसिक सीलगुण जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। उनके आईक्यू का विकास कितना होता है, 70 या 70 से नीचे होता है। 70 से क्या होता है, उनका नीचे होता है। वो किसी भी चीज को समझने में काफी परिश्रम करना पड़ता है, या बहुत कहे तो वो नहीं ही कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम देखते हैं कि यदि इनका आईक्यू, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, मैं अभी फिर कुछ बता रही हूँ। इनका आईक्यू क्या होता है, 70 से कम होता है। यदि किसी भी बच्चे का आईक्यू 50 से 70 होता है तो उसे हम लोग मूर्ख कहते हैं। या फिर और देखते हैं कि 50 से 26 के बीच जिनका आईक्यू होता है मूढ़, इनको हम लोग मूढ़ कहते हैं, मूढ़। और 26 से कम जिनका होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ये इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। देखिए, ये मूर्ख व्यक्ति जो हैं वो थोड़ी बहुत बातों को समझ लेते हैं और उनके अनुसार जैसे कहा जाता है वो करते हैं। यानी इस तरह के व्यक्तियों को हम लोग मूर्ख कहते हैं, जिनका 50 से 70 के बीच आईक्यू होता है। अब देखिए, 50 से 26 के बीच जिनकी आयु होती है उसे हम लोग मूढ़ कहते हैं। यानी कि ये उस तरह के बच्चे हैं, उस तरह के व्यक्ति हैं जो बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाते हैं। उनमें काफी मेहनत करने के बाद भी उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। बहुत ही दिक्कत से यदि वो समझ भी पाए या उसके आपको फॉलो भी यदि कर पाए, उसको समझ ही पाए, तो मात्र 1 या 2% उसको समझ पाते हैं। इससे ज्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है। अब ये 26 से कम जिनकी आईक्यू होती है या बुद्धि लब्धि होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जड़। मतलब ये उस टाइप के बच्चे, उस टाइप के व्यक्ति
होते हैं जो शारीरिक रूप से भी काफ़ी अपंग हो जाते हैं, मानसिक रूप से तो बिल्कुल ही अपंग हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो दिनचर्या की आवश्यकता होती है, रोज दिन की आवश्यकता होती है, वो भी अपने घर वालों पे डिपेंड होते हैं। यदि मान लीजिए उनको खिलाया पिला नहीं जाए या फिर स्नान पूजा नहीं कराया जाए तो क्या होता है, वो बच्चे वैसे ही रह जाएंगे, अपना दैनिक कार्य भी वो नहीं कर पाते हैं, जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं उसे भी वो नहीं कर पाएंगे, भाषा की भी उनमें क्षमता नहीं होती है और वो एक जगह ही पड़े रहते हैं, तो इसे ही हम लोग जड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका शारीरिक शील गुण क्या होता है। इस तरह के बच्चों का शारीरिक बनावट भी कुछ विकृत होता है। जो मानसिक रूप से बच्चे होते हैं उनका शारीरिक बनावट क्या होता है, सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। इनका शारीरिक शील ये जैसे सामान्य एक बच्चों का जन्म होता है 3 पाउंड 3.5 पाउंड 4 पाउंड के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनसे इनका वजन क्या होता है 1.5-2 पाउंड के बच्चे होते हैं, एकदम बहुत ही कम मतलब कमजोर बच्चे होते हैं। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उसकी मानसिक क्षमता भी थोड़ी कमजोर होती है और इनका ये जो होता है क्या लंबाई भी होता है, वो लंबाई भी इनका कम होता है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनकी लंबाई कम होती है। ठीक है, इनके शारीरिक बनावट में भी विभिन्नता होती है। कभी कभी आप देखते हैं किसी किसी बच्चे का शरीर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा रहता है, आँख बहुत बड़ा बड़ा होता है, या फिर उनका शारीरिक बनावट बहुत छोटे रह जाते हैं, या पीठ पे कुपर निकल जाता है, या फिर मैंने किसी तरह से चेहरा का भी बनावट मतलब दूसरे ढंग का हो जाता है। तो इस तरह की कुछ विकृतियां उनमें आ जाती हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि ये बच्चे मानसिक रूप से मंदित हैं। ठीक है, और वो कुछ कहने से भी उतना सुन नहीं पाते हैं, तो इस तरह से हम देख करके उनको पता कर सकते हैं कि ये इनका शारीरिक बनावट के रूप में कि ये बच्चे मेंटल रिटार्डेड हैं। अब तीसरा है सामाजिक और संवेगात्मक शील। इन बच्चों में जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं उनमें सामाजिकता, सोशलाइजेशन या इमोशनली किसी तरह का कोई ट्रेट होता है उनको वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे सामाजिकता है या समाज में कहीं जाना है या किसी तरह की बातें हैं वो इसकी परवाह न करते हैं, मतलब वो अपने आप में ही रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, किसी का भी कुछ वो ध्यान नहीं रख सकते, खुद मतलब कि वो खुद अपना भी ध्यान नहीं रख सकते हैं और न दूसरों का भी कुछ ध्यान रख। यदि इस तरह का कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं यदि उनको सावधानी से न रखा जाए तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। ठीक है, इनमें इस तरह की क्षमताएं नहीं होती है कि वो अपना काम कर ले। इनमें वाद विवाद या नेतृत्व की क्षमता या कुछ भी करना, कुछ एक्स्ट्रा चीज में नहीं हो पाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक स्तर। इस तरह के व्यक्तियों का क्या होता है, आर्थिक स्तर जो होता है वो काफी निम्न होता है और सामाजिक स्तर क्या होता है, काफी निम्न होता है। ये बच्चे जनरली क्या होता है कि इनके माता पिता अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में उनको उचित इलाज नहीं करा पाते हैं, ये बच्चे कुपोषित हो जाते हैं या कारण जो भी रहा हो, लेकिन इस तरह के बच्चों में कुपोषण की क्षमता बहुत अधिक मिलती है। इसीलिए इनमें संवेगात्मक क्षमता भी उत्पन्न नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाते हैं, दूसरों से भी वो मिलना जुलना उनका कम हो जाता है। इसीलिए हमारे समाज मनोविज्ञान में, हमारे ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज का वर्क था, चैलेंज का काम है कि इस तरह के बच्चों को आखिर हम शिक्षा दें तो कैसे शिक्षा दें। आखिर जब ईश्वर ने इन्हें जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं इनके जीवन यापन का भी दायित्व हमारे समाज पे है, हमारे सरकार पे है, हम लोगों पे है, परिवार पे है, सभी लोगों के ऊपर है कि आखिर इनका जीवन यापन होगा कैसे, कैसे इनको भी जीने का हक है, रहने का हक है और ये दुनिया में अपने लाइफ को अपनी तरह जीने का हक है। तो इनके हक को हम कैसे रखें, बरकरार कैसे रखें, ये हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन फिर इसमें शोध किया गया और देखा गया और कहा गया, कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, तरह तरह के शोध हुए और उस शोध का जो निर्णय निकला वो निर्णय ये निकला कि इनके शिक्षा में हम लोग विशेष शिक्षा का प्रबंध करें। जो सामान्य बच्चों या प्रतिभाशाली बच्चों की तो बात ही अलग है, और सामान्य बच्चे जो औसत तरह के बच्चे हैं उनकी शिक्षा से भी इनकी शिक्षा को हम लोग बिल्कुल अलग रखें, तब इनकी शिक्षा में कुछ सुधार हो सकता है। अब देखते हैं इनकी शिक्षा। अब देखिए इनके लिए विशिष्ट कक्षा का प्रबंध किया जाता है। ये जो बच्चे होते हैं सामान्य बच्चों के साथ वो नहीं चल पाते हैं। उनमें क्या होता है कि जो बच्चे सामान्यतः किसी समस्या का समाधान वो मान लीजिए 10 मिनट में करते हैं तो ये बच्चे 2 मिनट में भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कि 2 मिनट मतलब कि 20, 25, 30 मिनट में भी, आधा घंटा 1 घंटे में भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको पढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के कक्षा की व्यवस्था करनी होती है। मान लीजिए कुछ चित्र को दिखाकर, कुछ म्यूजिक सिस्टम को सुनाकर या कुछ खेल कूद को दिखाकर या फिर ड्राइंग बनाकर कुछ इस तरह की कक्षा की व्यवस्था की जाती है कि वो इस चीज को समझें और जानें या फिर करें। इस तरह की व्यवस्था रखा जाता है, इसलिए इनको
पाठ्यक्रम में कमी है ना, जो हमारा सामान्य है, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, जो एक सामान्य बच्चों के लिए है, उस तरह का जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसमें यदि इनको पढ़ाया जाए तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए उनको जितना आसान से आसान होता है उस सिलेबस को, जितना कम सिलेबस होता है उसी सिलेबस को उसको रखा जाता है, ताकि वो किसी भी तरह से साक्षर हो जाए। उसके लिए वर्बल नॉन वर्बल किसी भी तरह का कोई भी उपाय हम लोग अपना सकते हैं और कर सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब हुआ कि शाब्दिक रूप से या फिर ये क्रियात्मक रूप से वो काम करके उसे करवाएं या फिर बोल करके करवाएं। दोनों में से किसी भी तरह से हम लोग इसकी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं, इसके पाठ्यक्रम को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अब होता है विशिष्ट योजनाएं। बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं, ये हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसको करने के लिए इस तरह के मानसिक रूप से जो दुर्बल बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेड व्यक्ति हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको उसी तरह की योजना बनानी पड़ेगी, उसी तरह की क्या होगी, योजना बनानी पड़ेगी, और उसी तरह के लोगों के साथ इनको कंपटीशन में रखना होगा, तभी वो उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत सरकार ने पैरा ओलंपिक का भी जो ये निर्णय लिया था कि उसी तरह के बच्चे जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या मंदित बच्चे हैं, उस तरह के बच्चों को उनके साथ यदि कंपटीशन दिया जाए तो क्या होता है, ये बच्चे उनके साथ अपने आप को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सामान्य बच्चों के साथ करना उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि बहुत से गूंगे बहरे बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोला गया है, अलग से प्ले स्कूल खोला गया है, उनके रहने सहने की व्यवस्था की गई है। एक ये योजना बना के उनके लिए ड्राइंग कंपटीशन होता है, वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है, खेल कूद की प्रतियोगिता होती है, और उनमें उसी तरह के बच्चों को रखा जाता है जिनका लेवल इतना होता है, मतलब कि जो मंदित होते हैं, जो रिटार्डेड होते हैं, उन्हीं बच्चों को इनके साथ रखा जाता है। अब आता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि योग्य शिक्षक। यहाँ क्या है कि यहाँ योग्य शिक्षक हम लोग कई बार देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेड बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षकों की आवश्यकता हो जाती है, सामान्य शिक्षकों को भेज दिया जाता है स्कूलों में कहीं भी। लेकिन यदि उनके अनुसार देखा जाए तो सामान्य शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। वहाँ पे एक योग्य, मतलब कि प्रशिक्षित, जो प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं, जो प्रशिक्षित हैं और ट्रेंड हैं, उन बच्चों के लिए उसी तरह के टीचर्स को वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि वो वही शिक्षक समझ सकता है उनकी मानसिक अवस्था को, उनकी मानसिक बुद्धि को, और मानसिक बुद्धि और मानसिक अवस्था को समझ करके उसको वो शिक्षा दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के बच्चे शिक्षक पे अटैक कर देते हैं, तो उस व्यक्ति में, उस शिक्षक में सहने की और बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, संवेगात्मक रूप से वो उसके प्रति संवेदना रखने वाला होना चाहिए, तो बच्चे पढ़ सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या होंगे, उसके अनुसार वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कितनी बार होता है कि बच्चे बहुत शोरगुल करते हैं या बहुत तरह की माने इधर गलत एक्टिविटी करते हैं, गलत नहीं बोलेंगे, मतलब कि किसी भी तरह के अनवांछित एक्टिविटी करते हैं, तो उस चीज़ को सहने की और समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए शिक्षकों में, चाहे वो महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो। उनमें यदि और प्यार करें, प्यार से बच्चों को बताएं और समझाएं, क्योंकि बिना प्यार के बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे। उनके अंदर ये समझ नहीं है कि हमको ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सारी जिम्मेवारी शिक्षकों पे होती है। इसीलिए ये योग्य शिक्षक, मतलब प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ काफ़ी बढ़ जाती है, और इसीलिए इस जगह में प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अब देखते हैं दूसरे, अभियोजन की समस्या। अभियोजन की समस्या में क्या है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ये बच्चे कहीं भी नहीं रह सकते हैं, मतलब कहीं चाहे हम लोग सामान्य जगहों में रखना तो वो नहीं रह सकते हैं। और क्या करते हैं, उनके लिए एक अलग हॉस्टल की व्यवस्था होती है, अलग खेल कूद करने की व्यवस्था होती है, और उनको उसी तरह के व्यक्तियों को, उसी तरह के बच्चों के साथ रखा जाता है जहाँ की उन्हीं की तरह बच्चे वहाँ पे हों और उनके बात को समझे, उनके विचारों को समझे, उनको समझे और उनकी आवश्यकता को समझे। तो उस तरह के बच्चों के साथ वो खेलते हैं, खुश रहते हैं, सोते हैं, गाते हैं और अपने जीवन यापन को करते हैं, और तब उनकी समस्या कम होने लगती है। यदि उनको सामान्य बच्चों की तरह रखा जाए तो क्या होता है कि वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो जिस लेवल को हम प्राप्त करवाना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं उससे वो काफ़ी नीचे चले जाएंगे।
काफ़ी नीचे चले जाएंगे और उनका जीवन यापन संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये तो मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बातें हो गई कि उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी विशेषता क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं ये बातें कहती हूँ, जहाँ भी बच्चे जो भी बच्चे हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, औसत बच्चे हों या मंदबुद्धि बच्चे हों, तो हर बच्चों का मैं बच्चों से भी और बच्चों के माता पिता से भी मैं ये कहूँगी कि जो भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे उनसे भी मैं अनुरोध करूँगी कि यदि कहीं भी खुदा न खास्ता यदि आपके पास कोई बच्चे ऐसे हों, आसपास में भी बच्चे हों, तो आप उनके साथ एक संवेदना व्यक्त करें, संवेदित रहें और उनको जितना हो सकता है, आपकी जितनी क्षमता है उसको आप सहयोग करें। और उनके माता पिता से भी मैं ये कहूँगी कि आप उस तरह के बच्चों को काफ़ी सहयोग करें और उनको आगे बढ़ने में योगदान करें। यही हमारा आज का ये पाठ्यक्रम है। ये पाठ्यक्रम बुद्धि के अंतर्गत ही आता है और आज का ये चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में मैं आपको दूसरा कुछ और बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसको देखें और फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं कोई डाउट्स होता है, तो आप मुझे संपर्क जरूर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।